आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, जयशंकर जो है वो यात्रा पे हैं। अब तो क्या, अब तो वापस आ गए, बट 2 दिन की यात्रा पे थे। ईरान की इब्राहिम राइसी से मिले, जो उनके काउंटर पार्ट है अब्दुल एमिन, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के। उनसे मिले तो नहीं, बट हाँ अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवॉस में भी उनका बयान आया है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बड़ा खतरनाक होता जा रहा है, आप समझ रहे हो। और इससे पहले हम आगे बढ़े, बहुत बच्चे कह रहे थे सर एक दिन के लिए कोर्स खोल दीजिए, तो हमने ये कोर्स खोल दिया है सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज के लिए सेल हमने निकाल दी है। तो जो बहुत शानदार क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी 14 दिन हुए हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल ही जाएंगी। 6 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो फटाक से इस कोर्स को अवेल करें। पॉर्न एडिक्शन का, आपका पॉर्न एडिक्शन खत्म हो जाएगा। बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं, 14 दिन के अंदर ही उनको रिजल्ट मिल रहा है। इतने सारे टेस्टिमोनियल्स मैंने अपलोड भी किए हैं। तो जो 75 टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी हर दिन, ये एक मेडिटेशन की तरह है। 3 फेज में हमने इस कोर्स को बांटा है, तो इसको मिस मत करें। तो अब देखिए जो हमले हुए हैं, ईरान ने पाकिस्तान पे जो हमले किए हैं, उसमें भारत की क्या प्रक्रिया है पहले ये समझिए। भारत के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल ने बोला है कि देखिए हालांकि ये ईरान और पाकिस्तान का मैटर है, बट अगर हम इस मैटर की बात करें या इस हमले की बात करें, तो हम समझते हैं कि यह हमला क्यों किया गया है। किसी भी देश को सेल्फ डिफेंस में हमला करने की आजादी है, तो एक तरीके से भारत ने सपोर्ट किया। वैसे भी आपको बता दूं, देखिए ईरान में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ईरान में प्रॉब्लम यह हो रही है कि ईरान को टारगेट किया जा रहा है। और मैं आपको कई बार, कल भी मैंने आपको बताया जब ईरान में लेक्चर लिया था मैंने, ईरान में ना बहुत सारे देशों का हस्तक्षेप है। ये वाला जो एरिया है ईरान का, बलूचिस्तान बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा है भाई। सिंपल सी बात है, एरिया के नाम रखे गए उनके लोगों के हिसाब से। तो पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान है, यहां पे बलोच रहते हैं। ईरान में भी शिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ठीक है, मतलब प्रोविंस क्या है, ये पूरा का पूरा एरिया है। और यहीं पे ही आपको चाबार देखने को मिलेगा। चाबार एक मतलब शहर टाइप है छोटा सा, और यहीं पे भारत जो है वो चाबार पोर्ट बना रहा है। अब तो खैर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भारत ने ईरान में भर के इन्वेस्टमेंट किए थे, पर 2019 के बाद से दिक्कतें बहुत ज्यादा हमारे सामने आ गई हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे बोला कि भाई देखो, जो भी हमारा ईरान दुश्मन है, तो अगर तुम ईरान से ट्रेड करोगे तो तुम भी हमारे दुश्मन हो। तो खैर उस वजह से भारत उस प्रेशर में आया है। और अभी क्या रहा, धीमे धीमे हम रिलेशन तो सुधार ही रहे हैं। अगर इंडिया ईरान के रिलेशन की चले, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको बता ही देता हूं भारत और ईरान के रिलेशन की। देखिए भारत और ईरान का अगर रिलेशन की बात करते हैं तो अच्छे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2,500-3 हजार सालों से हमारे रिलेशन है, कल्चरल रिलेशंस बहुत रहे हैं, ठीक है, भारत और ईरान के, ठीक है। हम वहां पे जितने भी एम्पायर्स आए हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें बहुत सारे एम्पायर्स का उदय हुआ है, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भाई कौन सी है, मेसोपोटामियन। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आपकी मतलब भाई इंडस वैली हड़प्पन वही, और उसके बाद आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, फिर उसके बाद वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये 4 सिविलाइजेशन जो है ये मोस्ट मतलब सबसे पुरानी मानी जाती है, और सबसे पुरानी मेसोपोटामियन, उसके 100 साल बाद इंडस वैली आई। तो तब से जो है वो हमारा आदान प्रदान चल ही रहा है, ठीक है। हम वहां से प्रोडक्ट लेते हैं, देते हैं, लोग आते हैं यहां पे सीख के जाते हैं। बट अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इसमें ब्रिटिश, भैया रशिया लैंडलॉक्ड कंट्री मैंने बोल दिया था, बट मुझे पता वो लैंडलॉक्ड नहीं है। देखो कभी कभी फ्लो में निकल जाता है। लैंडलॉक मेरा कहने का मतलब ये था ना कि रशिया को समुद्र का एक्सेस नहीं है, और जिस भी देश को समुद्र का एक्सेस नहीं होता वो चाहता है, क्योंकि ट्रेड वहीं से होता है। इसीलिए रशिया हमेशा चाहता था कि अफगानिस्तान हमारा बफर जोन बन जाए। अब अमेरिका या भारत, उनको तो तीनों तरफ से समुद्र, तो इसीलिए वो सुपर पावर है। तो अब हुआ क्या कि भारत और ईरान के रिलेशन, तो मॉडर्न हिस्ट्री भाई 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत से डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ईरान से छूट गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया। भाई पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है ना ईरान से, तो जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का जो कांटेक्ट है वो छूट गया। उसके बाद ईरान किसके साथ आ गया? देखिए 1953 में मोहम्मद मोसाद्देक की कहानी चली, मैंने पिछली बार अधूरी छोड़ दी थी, कुछ लोगों को बुरा भी लग गया था। भाई मोहम्मद मोसाद्देक जो थे ना, वो एक कमाल के ऑथर, पॉलिटिशियन, मतलब वन ऑफ दी अभी तक ईरान में जो बहुत ही शानदार लीडर्स आए ना उनमें से एक है।
तो वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं ईरान के, और जैसे ही वो प्रधानमंत्री ईरान के बनते हैं वो सब यही बोलना शुरू करते हैं कि ये सब तुमको लूट लेंगे। पहले ब्रिटिश लूट रहा है, अमेरिका लूट लेगा, तुम्हारा तेल निकाल रहे हैं और तुमको तो कुछ दे नहीं रहे हैं। तो मजलिस में ये बात उठी, बट सीआईए ने तख्ता पलट करवा दिया और मोहम्मद रेजा पहलवी को वहां पे राजा बनवा दिया। और रेजा पहलवी अमेरिका के साथ बैठ गया। अब अमेरिका आपको पता है उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो सेंटो ग्रुप बनाया गया जिसमें इराक, यूके, पाकिस्तान, ईरान। तो ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते एक समय पे लंगोटिया यार हुआ करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया दोस्त थे। क्योंकि वैसे भी हिस्टोरिकल, मैंने क्या बताया कि भाई देखो, भारत की बाउंड्री आजादी से पहले लगती थी क्योंकि पाकिस्तान भारत का था। अब जब 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान की बाउंड्री ईरान से लगने लगी। 900 किलोमीटर का पूरा इनका बाउंड्री का एरिया है, ठीक है, और इन्होंने बैठ के ही सुलझाया है, कोई ऐसा भी नहीं। अब 1979 में रेवोल्यूशन हो गया। जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ तब भाई थियोलॉजी आ गई, यहां मतलब थियोक्रेसी आ गई ईरान में। भैया देखिए, जो रोहिल्ला खोमेनी थे, आयतुल्लाह रोहिल्ला खोमेनी, मतलब वो जब आए सत्ता में तो उन्होंने राजा के खिलाफ बोला, क्योंकि भाई देखो मोहम्मद मोसाद्देक तो 1967 में मर गए, उनको तो तख्ता पलट करके हटा दिया। लेकिन उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने पूरे ईरान को एक करना शुरू कर दिया, अगल बगल के देशों को बहुत सारी तकरीरें दी इन्होंने। इनको फ्रांस भेज दिया गया, वहां से भी ये खूब एक के बाद एक, नहीं पहले इराक भेजा गया और उसके बाद फ्रांस भेज दिया गया। सद्दाम हुसैन ने डर के मारे बोला कि भाई इसको हटाओ, ये तो यहां पे बवाल करवा देगा। तो बहुत सारे स्पीचेस दिए और ये स्पीचेस जो है कैसेट्स के रूप में स्मगल किए जाने लगे। 1979 में रेवोल्यूशन आ गया, तब ये लगा कि अब भारत के रिश्ते और खराब हो जाएंगे क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है और ये तो अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया, तो बहुत मुश्किल है। बट ऐसा हुआ नहीं, इसका उल्टा हुआ। 1985 में भारत ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो ईरान के साथ साइन किया। ईरान के पास अच्छा तेल था तो हमने तेल भी खरीदा, बहुत अच्छे से तेल खरीदा। ईरान जो है वो तेल के मामले में भारत को सबसे ज्यादा तेल भेजता था, टॉप 3 में हमेशा रहता था। तो भर के भारत में ईरान, और साथ ही साथ जो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया। अब देखिए ये इधर पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलके चाबार पोर्ट बना रहा था, हमने सॉरी ये ग्वादर पोर्ट बना रहा था, हमने चाबार पोर्ट बना दिया। यहां पे हमने खूब ज्यादा यहां पे हमने हाईवे निकाल दिया पूरा का पूरा, यहां पे हमने रेलवे लाइंस। लेकिन फिर अमेरिका, भाई देखो ईरान एक न्यूक्लियर पावर नहीं है बट कोशिश कर रहा है कि हम हो जाए, ठीक है भाई, क्योंकि इसको खतरा है अगल बगल। और जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया उस दिन खेल खत्म है, उस दिन इसके पास पावर आ जाएगी और उस दिन ये लीडर बन जाएगा इस्लामिक वर्ल्ड का, मान के चलिए। बट ऐसा होने नहीं वाला है क्योंकि इजराइल यहां पे बैठा हुआ है। जब भी ईरान को लगता है U-235 इनके पास आ गए, इन्होंने सिंथेसाइज कर लिया है, बम मार देते हैं यहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी में। अब जब ये है JCPOA, जॉइंट न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ठीक है, बराक ओबामा ने, क्योंकि देखिए ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए थे भाई, देखो 1953 से लेकर 1979 तक ईरान अमेरिका की गोद में था। जो पहलवी था ना, रेजा पहलवी, उसने समझ लीजिए कि आप वो हर चीज वही कर रहा था जिससे अमेरिका को फायदा हो। डेवलपमेंट बहुत हुआ, नो डाउट, उस समय का ईरान आपको पहचानी में नहीं, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, उनको सिलेक्टिव अप्रोच था और ऐसे भयानक मेजर्स लिए जा रहे थे कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा उसको डाल दो जेल में, ठीक है। तो अब उसी की वजह से रेवोल्यूशन आ गया। तो अब यहां पे ईरान के ऊपर तब से सैंक्शंस लगे हुए हैं क्योंकि अमेरिका को दुश्मन समझता है और सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त। अब ईरान वही बोलता है कि तुम जो अमेरिका अमेरिका कहते हो, सऊदी की, तो अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। और अमेरिका तो इस्लाम का कब से दुश्मन है, तो ये बोलते हैं ईरान वाले। अब हुआ क्या कि ये अब न्यूक्लियर पावर की बात, तो जब बराक ओबामा आए तो बराक ओबामा ने सैंक्शंस हटाए, बोला कि चलो आप न्यूक्लियर कोई दिक्कत नहीं है बट आप पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करो। बट फिर उसके बाद 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आ गए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने भाग कोई ट्रीट नहीं, सब फाड़ फूड़ के उड़ा दिया, प्लेन बना के फेंक दिया, बोला ये सब हम नहीं जानते, ईरान पे सैंक्शंस लगेंगे और अब ईरान से जो भी ट्रेड कर रहा है वो भी हमारा दुश्मन है, पूरा एक्ट बना दिया, ठीक है। तो अब यहां पे हुआ क्या कि जब ये एक्ट आया, ठीक है, एडवर्सरी एक्ट था, मैं वो उसका नाम भूल गया, कॉस्पा क्या नाम था, ठीक है। 2019 में तो भारत तो ईरान से भर भर के ट्रेड करता था। हालांकि 2010 में भारत ने बोला था कि देखिए हम आपका साथ देंगे ईरान पे, लेकिन हमारे इंटरेस्ट है, हमारे भी ईरान के साथ इंटरेस्ट है, आपकी वजह से हम अपने रिलेशन नहीं खराब करेंगे। बट 2019 में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हमारी क्या बताया कि किस्मत ने कुछ साथ नहीं दिया है। अफगानिस्तान में हमने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया, वहां तालिबान आ गया, कहीं ना कहीं हमारी किस्मत इस चीज में थोड़ी खराब रही है। तो अब क्या हुआ कि फिर भारत को जो भी तेल वेल खरीदता था उसको वापस, लेकिन अब फिर से रिलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो भारत और ईरान के रिलेशन अच्छे ही रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान का क्या एंगल है? पाकिस्तान का एंगल ये है कि जैसे भारत ने भी क्या बोला, भारत ने बोला है कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ये आतंकी के सेंटर हो गए हैं, सारे आतंकी ग्रुप यहां पे काम कर रहे हैं।
कोई ससुरा ईरान में जाके बम फोड़ रहा है, कोई भारत में आके। तो भारत, अब देखिए एस जयशंकर गए कहां पे, ईरान में। अब यहां पे जो जैश अल अदल काम करता है, ये ग्रुप, ये 2012 में बना, इससे पहले जुंदाल्ला, ठीक है, सन्स ऑफ गॉड, सोल्जर्स ऑफ गॉड। तो अब हुआ क्या कि यहां पे जो रिगी है, जिसको भैया जा रहे थे वो प्लेन से, उनको पकड़ के फांसी दे दी गई उठा के, जब वो मरा, तो इसके बाद 2012 में ये जैश अल अदल ईरान पे बहुत हमला करता है। कभी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर रहा है, कभी पुलिस वालों को मारा, अभी हाल ही में 11 पुलिस वालों को मारे, करमन में हमला हुआ, 100 लोग मारे गए। तो एस जयशंकर वही गए इब्राहिम रईसी से मिलकर, हमको बहुत उन्होंने दुख जताया कि ये जो हमला हुआ है ये सही नहीं है और हम बहुत ज्यादा दुखी है इस बात पे। अब कुछ लोग बोल रहे कि भाई एस जयशंकर ने बोला इसीलिए ईरान ने हमला कर दिया, हो सकता है भाई, ऐसा वैसे नहीं होगा, बट यहां पे ये बात तो उठाई गई थी, ये मसला उठाया गया था कि जिस तरीके से आपके साथ व्यवहार हो रहा है वो सही नहीं है। तो ईरान ने अब क्या किया, ईरान ने सबसे पहले, देखिए ये जो हमला हुआ था जिसमें 100 लोग, भाई न्यू ईयर तो ईरान का मन ही नहीं पाया, कासिम सुलेमानी जिसको अमेरिका ने मारा था, रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, उसी के ही याद में यहां पे शोक यात्रा निकाली गई, बट वहां पे हमला कर दिया। किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? इस्लामिक स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, बोला कि हमने मारा, जो उखाड़ना उखाड़ लो। अच्छा ठीक है, समझ गया। मिसाइल मारी, पहले सीरिया पे मारी, ठीक है, सीरिया पे इस्लामिक स्टेट पे हमला किया। अच्छा, सीरिया पे मिसाइल मारना आसान था क्योंकि बशर अल असाद को, क्योंकि वो एक सुन्नी शिया नेता है, तो ईरान बशर अल असाद को सपोर्ट करता है। ईरान खुद भी एक शिया नेशन है, 8.5 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो खुद भी ईरान जो है वो बशर अल असाद को सपोर्ट करता है। तो सीरिया पे मार दिया, मार दे गोली, केहू ना बोली, तो यहां पे सीधा जो मिसाइल है वो गिरी ठिकाने पे, तो इस्लामिक स्टेट का खेल खत्म। इराक पे फिर हमला किया। अच्छा, इराक पे हमला किया, मोसाद के हेडक्वार्टर्स, ये इराक का जो कुर्दिस्तान एरिया है ना, कुर्दिस्तान आपको पता ही कि हम इस्लामिक स्टेट को हराने में कुर्दों का बहुत बड़ा हाथ है, अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो इजराइल के हेडक्वार्टर, जो जहां से जो स्पियोनाज, जासूसी यहां से होती थी, ठीक है, वहां पे हमला किया। अब ये नहीं पता वो स्पाई सेंटर गया नहीं गया, ये तो अब इसकी जानकारी नहीं आई है। ईरान और इजराइल, अभी अकेला अगर कोई देश इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है कायदे से, तो ईरानी है, ठीक है। तो ईरान, जो हूतीज हैं, हिजबुल्ला है, वो सब ईरान उनको सपोर्ट करता है कि जाओ मारो, जहां पे भी शिया का कॉज आएगा जाओ मारो, लड़ो, और पैलेस्तीन के कॉज को भी सपोर्ट करता है। तो अब यहां पे हुआ क्या है कि ईरान ने बम मार दिया। तो अब बम मार दिया तो इराक में मारा है, कहां पे ठिकानों पे, जो मोसाद का हेडक्वार्टर था, और इधर सीरिया पे मारा इस्लामिक स्टेट का हेडक्वार्टर। बदला पूरा हुआ और बोला कि और कुछ करोगे। जैश अल अदल का क्या होगा, पाकिस्तान में घुस के मार दिया, पाकिस्तान के घर में घुस के मारा। ये तरबत एरिया और एक यहां पे एक और एरिया है, ठीक है, ये बलूचिस्तान के 2 एरिया में बम बरसा दिए। पाकिस्तान की हालत खराब। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया है, हम तो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में ईरान के एम्बेसडर को निकाल दिया। अभी मैं एक और लेक्चर, 2 लेक्चर मैं इस पे बनाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि पाकिस्तान ने भी हमला किया है, वो अभी दूसरे लेक्चर में, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है। तो यहां पे आप बता दो कि ये जो जैश अल अदल है, जो पाकिस्तान के अंदर, भाई देखो कोई भी आतंकी संगठन कहीं से भी काम कर रहे हो, बट आप देश के अंदर थोड़ी ना हमला कर सकते हो। हमला, ये तो युद्ध का आह्वान हो गया है ना, युद्ध का आह्वान। तो अब भैया पाकिस्तान ने तुरंत ईरान एम्बेसडर को बोला कि तुम निकल जाओ यहां से, दोबारा दिखना नहीं, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या कि ईरान, पाकिस्तान ने बोला कि कोई आतंकी तो मरा नहीं, 2 बच्चे मर गए। अब पता नहीं 2 बच्चे मरे कि कौन मरा है, ये तो बाद में ही, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने तो भैया जैश अल अदल के हेडक्वार्टर पे हमला किया है, जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और हमको लगातार परेशान करता रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। और भारत कह रहा है कि भाई ठीक किया जो किया, क्या गलत है इसमें, तो सेल्फ डिफेंस कर रहे हो तुम, सही है, हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, अब तुम्हारे ऊपर इतना हमला हो रहा है तो चुप थोड़ी ना बैठोगे, चूड़ियां थोड़ी ना बन रखी है तुमने। तो ये लेक्चर था, भारत की ये प्रक्रिया आई है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, क्योंकि 350 का कोर्स मैंने सिर्फ आज के लिए इस कोर्स को ओपन किया। थैंक यू सो मच।